So the way I'm going to start is you all are part of the profession. Many of you have been in the profession for a while. Audit field work complete हो गया है और अब हम उस स्टेज के ऊपर हैं where we have to issue our audit report. I have been like for over 31 years now, and I have never seen such regulatory activism around the world, but in Pakistan also. So when in this heightened environment where regulators are putting the auditors under scrutiny, the media is putting auditors under scrutiny, everywhere there's talk about the quality of audit that we conduct. So we are under the spotlight. So जो आपने जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हुई है. So all your work has to be supporting what is in that audit report. ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपका है, जिसको आपने साइन किया है, जिसको आप ओन कर रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्राइमरी ऑनर कंपनी है, वो एंटिटी है, हमारी रिपोर्ट है. सो द इंपॉर्टेंस of the auditor report is paramount, right? So now I'm sure jitne sessions हुए हैं और Asad, I really want to congratulate you, SMP committee, everyone part of this organizing this पूरा skill series का जो event है लाहौर, इस्लामाबाद और नाउन कराची. तो बहुत ज़बरदस्त इसमें एफर्ट हुई है और टेक्निकली सारे जो टॉपिक्स रेलेवेंट हैं फॉर ऑडिट वो कवर हुए हैं. सो जो ऑडिट फील्ड वर्क से पहले की जितनी चीज़ें हैं आई एम अज्यूमिंग कि वो सारी कवर हो चुकी हुई हैं. एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग वेयर वी आर टुवर्ड्स मेकिंग द ऑडिट कंक्लूजन and issuing the audit report. So my whole focus will be towards this part, यानी audit report का जो part है उसको I will try and focus on that. Once I've concluded, I'm sure उसके बाद questions वगैरह लेंगे. So पहले हम इसको complete कर लेते हैं and then we'll go on to the questions and answer session. Right. So as I said कि जो field work है that is complete. Now the audit engagement team is with some significant audit findings. किसी भी audit को जब आप complete करते हैं तो उसमें बहुत सारे matters आपके लिए significant होते हैं अटेंशन के लिए कि अब इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, इनको कंक्लूड करना है. सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स का जो कंक्लूजन है वो किस तरीके से हो रहा होगा, उसको कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको देख रहे होंगे, वो क्या मैटर्स हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, ये हमारा फोकस है आज की डिस्कशन का. सो सबसे पहले अगर मैं इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं तो मैटर्स दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन, इसको हम फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, यानी ये एक स्लाइड जो है ये आपको बता रही है कि once you are complete with your audit field work, you have significant audit findings, and those significant audit findings have to be concluded, have to be decided upon, so that
the end product, which I have already emphasized, is the key document. उसको करने के लिए, उसके कंटेंट के लिए उन सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स के क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं, वो यहाँ पूरे मैंने इसको एक स्लाइड में समराइज कर लिया है, एंड देन वी विल गो वन बाय वन एंड वी विल डिस्कस दिस. सो पहला आइटम, एज आई सेड, कि जो सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन का जो टर्म है और जो मैटर है, इसको आप की ऑडिट मैटर 701 के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे. यानी सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन के जो मैटर्स हैं, जहां लिस्टेड कंपनीज हैं जिसके ऊपर आइजा 7 ऑडिट फाइंडिंग में से मैटर्स चले गए जो कि की ऑडिट मैटर्स बन सकते हैं और वो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बने. देन आपकी मॉडिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मैटर ऑफ एम्फेसिस या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का एडिशन जो है वो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर होगा, और वो 706 के अंदर हम उसको देखते हैं. देन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कि पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ना वो प्रेजेंटेड है ना वो डिस्क्लोज्ड है, लेकिन वो अगेन फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड टू द ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उससे रिलेट है तो उसको भी जो है वो एक अदर मैटर पैराग्राफ है. यानी इसको मैं फर्दर भी डिबेट और डिस्कस कर लेंगे इसको, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि वो एक अदर मैटर पैराग्राफ है जो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होगा, लेकिन वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई जिक्र नहीं होगा. तो उसको भी 706 जो है वो कवर करता है. अच्छा, जब ये सारे मैटर्स जो मैंने आपको बात की है कि की ऑडिट मैटर है, मॉडिफिकेशन है, एम्फेसिस है या अदर मैटर है, ये आपके ऊपर लाजिम है, दिस इज मैंडेटरी, दैट इसकी कम्युनिकेशन दोज चार्ज विद गवर्नेंस होनी है. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या आप अगर वो एंटिटी है जहां ऑडिट कमेटी है तो फिर ऑडिट कमेटी के साथ करना है. तो जो टर्म स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस का यूज करते हैं. तो ये वो सारे मैटर्स जो हैं वो मैंडेटेड है कि आपने दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है. ये लिस्ट है जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया है आपसे कि जो आइजा 260 है कम्युनिकेशन, वो आपने इसके अंडर करनी है, जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से सारी बात की है आपको. देन लिस्टिंग है कि जी जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो 700 से आता है, की ऑडिट मैटर 701 से है, मॉडिफिकेशन 705 है, एम्फेसिस ऑफ मैटर 706 है. इंटरेस्टिंगली ऑडिट रिपोर्ट में कुछ इम्पैक्ट जो है वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का भी आता है, यानी क्रॉसपॉन्डिंग फिगर्स जो है उससे रिलेटेड भी अगर कोई स्पेसिफिक मैटर हो तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट को इम्पैक्ट करता है. हेंस हम उसको भी कवर करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट इज impacting the audit report. So 710 जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है corresponding फिगर से, उसको हम करेंगे. ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अदर इंफॉर्मेशन भी जो है वो एक मैंडेटरी पार्ट है, और अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड उसको टेक केयर करता है ऑडिट रिपोर्ट के लिए वो 720 है. सो उसको भी हम कवर करेंगे. फाइनली इसको हम कंक्लूड करेंगे विथ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज वो ऑडिट कंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में और उसकी सिग्निफिकेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज वन स्टैंडर्ड जो पर्टिकुलरली इट इज ड्रॉइंग अटेंशन फ्रॉम द रेगुलेटर्स. अगर वो लोग जो जिन्होंने PIC के लिए AOB के साथ रजिस्ट्रेशन कराई हो, तो दिस टाइम जो उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें ये स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि इसकी डेट ऑफ आर्काइविंग क्या थी. तो वो ऑडिटर रिपोर्ट की डेट से है, तो उसको भी एक स्लाइड में ब्रीफली टच अपॉन करेंगे ताकि आप लोग उसके बारे में भी कॉन्शियस हो जाए. सो
ISA 260 मैंने अभी जिक्र किया कि ये कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है और इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। और जहां आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड में शुरू में जहां रिक्वायरमेंट्स का हेड होता है वहां वो शेल के साथ होता है, तो उसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसकी कम्युनिकेशन जो है वो लाजिम हो जाती है, दैट इज मैंडेटरी। जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के मैटर्स थे वो तो मैंने आपको जिक्र कर दिया हुआ है। ये जो 5 बुलेट हैं सेंटर में अगर आप देखेंगे कि significant qualitative aspects of the entities, accounting practices, accounting policies, accounting estimates and financial statement disclosures, ये 2 ऑडिटर्स रिपोर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये वो रिक्वायरमेंट है जो कि मैंडेटेड है। तो अगर कोई ऐसा आपका कमेंट है तो वो भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को करना है। कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है वो भी करना है, और फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट है जिसने आपकी ऑडिट रिपोर्ट को इम्पैक्ट नहीं किया है, बट वो सिग्निफिकेंट इनफ है इन द ऑडिटर जजमेंट कि उसको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है। देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटन रिप्रेजेंटेशंस जो ऑडिटर मांग रहा है इसकी कम्युनिकेशन भी जो है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिक्वायर्ड है। जो बोल्ड हुआ है ये वो है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन की ऑडिट मैटर सारी चीजें वो आ जाती हैं। तो ये हाईलाइट करने का मकसद ये है कि 260 से ये रिक्वायरमेंट इमिनेट कर रही है कि अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर कोई इम्पैक्ट है तो उसको आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेशन करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने फील्ड वर्क किया, आए, रिपोर्ट बनाई एंड दमादम बस कलंदर इशू हो गई, ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस वेयर इफ देयर आर एनी मैटर्स दोज आर टू बी dealt with and that is impacting the audit report, तो उसको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस पे करना है। मेरा अपना इस बारे में एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी उनके पास जाते हैं तो मोस्टली मैटर्स ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट एक डिफरेंट होता है, वो कोई अपनी जॉब बचा रहा होगा तो कोई और किसी वजह से उसके किसी बोनस या केपीआई का कोई इफेक्ट आ रहा होगा, बट व्हेन इट कम्स टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वहाँ वो एंटिटी को देख रहे होते हैं। और ऑडिटर रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन हाउ माइनर दैट इट मे बी, मैं बहुत डिस्कशन करता हूँ कि यार ये तो मैटर एम्फेसिस है ना, इसमें ऑडिटर की हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस आती है। सो ऑडिटर रिपोर्ट का जो कंटेंट है ना वो इतना सिग्निफिकेंट है एक एंटिटी के लिए। जब वो टैक्स में अकाउंट्स लेके जाते हैं ये टेक्निकलिटी किसी को नहीं समझ में आती वहां कि जी ये मैटर एम्फेसिस था या ये था या वो था, ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो ये एक्सेप्ट फॉर या कोई मसला हो गया हुआ है, तो वो एंटिटी को नेगेटिव करती है। व्हेन इट गोज टू द कॉर्पोरेट रेगुलेटर तो वहां रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो एक्सप्लेन करें एंड देन अकॉर्डिंगली रेगुलेटर का भी आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। तो नोबडी वुड लाइक टू हैव देयर ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड और चेंज इन एनी कॉन्टेक्स्ट। सो दैट इज व्हाई आई एम सॉरी, बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेशन करें, और जब आप करेंगे तो आपको देखेंगे आप प्रैक्टिकली के यू विल बी एबल टू रिजॉल्व मेनी ऑफ द मैटर्स। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली मेरे से स्पेशल पीरियड में होता रहा है कि क्या ये कम्युनिकेशन राइटिंग में होनी चाहिए, इज इट मैंडेटरी टू हैव दैट इन राइटिंग? सो माय आंसर अगेन फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टैंड पॉइंट, और वो भी ये है कि प्रिफरेबल तो ये है कि जी लिख के करें, हाँ, उनके बाद में इट इज ऑलवेज यू कैन रेफर बैक कि जी मैंने तो ये बताया था, ये लिखा था और इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, तो रिटर्न करें। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर ओरल भी हो रही है तो उसका मना नहीं है, बट ये कि आपने किससे की, कब की, किस जगह, यानी किसी मीटिंग में की ऑडिट कमेटी में, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो आप जरूर इसको रखें। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि जी रिटर्न करें, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है और उसने ऑडिट कमेटी में आपने बात कर ली थी, मिनट हो गया हुआ है, रिकॉर्ड हो गया हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, बट प्रेफरेबल मैंने आपको बता दिया। नाउ
جو میں نے ابھی آپ کو لسٹ کیا ہے کہ کون کون سے میٹرز ہیں جس میں فرسٹ سلائیڈ میں آڈیٹر رپورٹ کے کنٹینٹ میں چینجز آ سکتی ہے، تو یہ وہ 260 کی جو فردر ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر یہ لسٹ ہوا ہوا ہے. سو اس کو یہاں بتا دیا ہے. کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ آپ نے دوز چارج ود گورننس کو کرنی ہے، تو دیٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کو ابھی جو پریکٹیکلی میں دیکھ رہا ہوں وہ پروفیشن کور کرتا ہے کہ جو کور لیٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو کنڈیشنز ہوتی ہے اس میں بتا دیتے ہیں کہ unless we have signed the representation letter as provided to you by the، تو اس کے through which is attached یا وہ آپ کو that has been provided to the CFO can be obtained from the CFO. تو وہ جو letter of representation ہے management representation کا، وہ لنک کسی طریقے سے بنا کے دوز چارج ود گورننس کو آپ نے بتانا ہے. تو یہ ایک نوٹ کر لیں. دین یہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ میری نمبر آف ٹائمس ویری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ڈسکشن رہی ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے میٹر جس کے اوپر آپ نے یہ کنکلوڈ کیا ہے ایز این آڈیٹر کہ اس کی مس اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں، لیکن یہ امٹیریل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی کمیونیکیشن لازم ہے آپ کے اوپر. اس کو بھی آپ نے بتانا ہے مینجمنٹ کو، دوز چارج ود گورننس کو، کہ جی یہ وہ میٹرز ہیں جو کہ انکریکٹڈ مس اسٹیٹمنٹ ہے. تو جو ورڈ انکریکٹڈ مس اسٹیٹمنٹ ہے، اور پرٹیکولرلی دس ورڈ مس اسٹیٹمنٹ، اس پہ بڑی ریزسٹنس آتی ہے. تو ابھی اس کو جو ہے وہ جس طریقے سے پروفیشن میں پریکٹس ہے، آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اور کس طرح سے کر رہے ہیں، بٹ جو میں نے آبزرو کیا ہوا ہے کہ یہ جو ریپرزنٹیشن لیٹر جس کی میں نے بات کی ہے اس کے اندر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک انیکسچر ہوتا ہے جس کے اندر انکریکٹڈ مس اسٹیٹمنٹس لسٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جو کمپنی ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ اپنے ریپرزنٹیشن لیٹر کے اندر یہ ایکنالج کرتی ہے کہ جی ہاں یہ جو مس اسٹیٹمنٹس ہیں یا انکریکٹڈ مس اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ہیں، اور ہمارا اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ امٹیریل ہے. سو آڈیٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کریں، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کو ہم نے امٹیریل کنکلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کا ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ امپیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ بھی دوز چارج ود گورننس سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ کمیونیکیشن ہے. سو آئی تھاٹ کہ میں مینشن کر دوں. یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اور ایک آپ اس سے نظر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری آڈٹ رپورٹ ایشو ہو رہی ہے وہ کس فریم ورک میں ایشو ہو رہی ہے. سو اکارڈنگلی آپ کا جو باقی کا حصہ ہے وہ اسی سے پھر ڈرائیو ہو رہا ہوگا. سو اگر آپ کوئی رپورٹ ایشو کر رہے ہیں اور وہ کمپنیز ایکٹ کے انڈر ہے تو آپ نے جو فارم یوز کرنا ہے وہ آڈیٹرز رپورٹنگ آبلیگیشن 2018 جو ایشو ہوئے ہیں اس فارم کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آئزا 700 اپلیکیبل ہے، اڈاپٹیڈ ہے، ریکوائرڈ ہے، لیکن کیونکہ لوکل لا نے اس کا ایک فارمیٹ دے دیا ہوا ہے آڈٹ رپورٹ کا، تو آپ نے جو یوز کرنا ہے وہ آپ نے اس ریکوائرڈ پرسکرائبڈ فارمیٹ کو یوز کرنا ہے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر جو آڈیٹرز رپورٹنگ آبلیگیشن کے ریگولیشنز ہیں ان میں جو فارم دیا ہوا ہے اس کو آپ نے وربیٹم اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ زیادہ دماغ نہیں لگانا ہے، جو فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کو یوز کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، when it comes to other than Companies Act 2017 تو اس کے لیے آڈٹ رپورٹ کی پرسکرپشن کہاں ہے، تو وہ میں توجہ دلا دوں کہ اس کے اوپر ATR 17 ایشو ہوا ہے جو انسٹیٹیوٹ کا ایشوڈ ہے اور وہ ممبرس کے لیے مینڈیٹری ہے. اگر آپ کو یعنی ATRs کا اسٹیٹس معلوم ہے تو وہ ممبرس کے لیے مینڈیٹری ہے. ہینس آپ نے جو آڈٹ رپورٹ کا فارمیٹ ادر دین کمپنیز کے لیے وہ ATR 17 کو دیکھ لیں اور اس کو یوز کر لیں. جو اسپیشل پرپس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں
تو اس کے لیے کیونکہ دوز آر ناٹ ایمینیٹنگ فرام اے لا، اور جو ATR 17 ہے وہ جنرل پرپس کے لیے ہے، تو ہینس آپ کو اسٹینڈرڈس پہ جانا ہے، اور اسپیشل پرپس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے آئزا 800 سیریز جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. تو 800 ہے، 805 ہے جو پرٹیکولرلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرف چلے جائیے گا. آج ہم 800 سیریز کو کور نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو وی آر اونلی کورنگ جو کمپنی کا ہے، انویریبلی وہ ATR بھی کور ہو جائے گا، کیونکہ کمپنیز ایکٹ کے اندر ایڈیشنل چیزیں ہیں وہ بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈرا یور اٹینشن کہ جب آپ اپنے آڈٹس کر رہے ہیں تو بڑے دھیان سے دیکھ لیں. اگر یہ کمپنیز ایکٹ کا ہے کوئی، تو آپ نے اس فارمیٹ کو یوز کرنا ہے جو میں نے بتایا. اگر ادر دین دیٹ ہے اور آپ جنرل پرپس کر رہے ہیں تو ATR میں چلے جائیں 17 میں، اور اگر اسپیشل پرپس ہے تو وہاں چلے جائیں. اچھا، یہاں جسٹ ٹو ٹیک دا بینیفٹ آف آل آف یو بینگ ہیئر اینڈ مینی آف our members connected, we from the institute issued one auditors reporting guidance ایک ایشو کی تھی، اور اس میں جتنے بھی قسم کے آڈیٹرس کے ایشورنس ریلیٹڈ کام ہو سکتے ہیں، ایشورنس یا ایشورنس سروسز ریلیٹڈ، اس کو وہاں کلیریفائی کیا ہوا ہے. And I tell you کہ me part of a larger firm, you know, بہت زیادہ مجھے یہ سوالات آتے رہے ہیں، رہتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں کہ جی یہ کمپلائنس فریم ورک کیا ہے، فیئر پریزنٹیشن فریم ورک کیا ہے، کہاں اسپیشل پرپس یوز ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے کہاں جانا ہے، ایگریڈ اپون کہاں یوز ہونے ہیں، ٹھیک ہے، ISAE 3000 کہاں یوز ہونا ہے. یہ بہت سوالات آتے ہیں، مجھے ابھی بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں سے ہو سکے، یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی موجودہ ICAP کی، کہ اس میں جو ہے یہ ساری چیز کلیئرٹی سے، اور میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ والا بکلیٹ جو ہے وہ آپ کے ٹیبل کے اوپر ہمیشہ ہر وقت پڑا ہونا چاہیے. جو بھی آڈیٹر پریکٹس میں ہے اس کے لیے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ ایڈوائزری ورک کیا ہے اور ایشورنس ورک کیا ہے، یہ بھی اس کے اندر بتایا ہوا ہے. اور بہت شارٹ فارم کے اندر، بہت ہی ایک میں یہ کہوں گا کہ آپ کو آسان انداز کے اندر جو ہے اس کی اگر آپ ریڈ کریں گے تو اس کے اندر یوٹیلیٹی ہوگی. میں آج بہت سارے لوگوں سے یہاں ابھی کسی سے پوچھوں کہ جی مجھے ڈفرینس بتا دیں کمپلائنس اور فیئر پریزنٹیشن فریم ورک کا، تو آئی کین سیفلی سے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو یہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہاں یوز کرنا ہے، ISAE 3000 کہاں یوز کرنا ہے، اتنے سوال آتے ہیں اس کے اوپر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو بڑا آسان ہے اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے کہ جہاں ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے، پلیز نوٹ کریں ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن آئزا سیریز میں آ جائیں گے. اگر ہسٹوریکل فائنینشیل انفارمیشن نہیں ہے 3000 میں چلے جائیں گے. اگر آپ اوپینین دے رہے ہیں، اگر آپ رپورٹ دے رہے ہیں، اگر آپ پھر وہ ریلیٹڈ سروسز ہے تو پھر 440 آپ ایگریڈ اپون میں چلے جائیں گے. تو یہ اگر اپنے پاس رکھے تو I was taking the benefit کہ اس پہ توجہ دلا دوں. This I made clear. Now, if we look at the difference between what is in جو auditors reporting obligation ہے اور جو ہماری آئزا 700 کی رپورٹ ہے، تو ان میں فرق کیا ہے. اگر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہم جو ابھی کمپنیز ایکٹ کے اندر رپورٹس دیتے ہیں تو اس میں یہ سینٹینس لکھا ہوتا ہے کہ وی ہیو obtained all the information to the best of our information, in our opinion to the best of our information, in the manner so required and respectively given to. یہ جو سینٹینسز ہیں یہ آپ کو آئزا میں نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ میرے سے سوال پاس میں بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ میں اس کی جو آڈیٹر رپورٹنگ آبلیگیشن ہے اس کی جو گئی ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے گئی ہے، رپورٹ وہی ریگولیٹر نے پرسکرائب کی ہے. تو اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کے کہ یہ باڈی آف دا لا کی ریکوائرمنٹ. جب آپ کمپنیز ایکٹ کے اندر جائیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آڈیٹر نے اپنی رپورٹ میں کیا بتانا ہے.
تو اس کے جو کچھ سینٹینسز ہیں جو ہماری جو آڈیٹر رپورٹنگ آبلیگیشن کے اندر ہے وہ اس وجہ سے آپ کو ویری کرتے ہوئے ملے گا کہ وہ باڈی آف دا لا کے اندر مینڈیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک یعنی 25 اور ریگولیشنز چینج ہو جائیں یہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ باڈی آف دا لا سے جو چیز ایمینیٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو وہاں اس کو فالو کرنا لازم ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نے کہا اس کو کلیریفائی کر دوں. دین وی آر آل اویئر کہ جو آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ ہے 700 وہ رپورٹ کے 2 پارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس پہ ہیڈنگ ہوتی ہے رپورٹ آن آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک ہی رپورٹ ایشو کر رہے ہیں آڈیٹر رپورٹنگ آبلیگیشن میں جو فارمیٹ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے 2 پارٹ ہیں اور یہ اسٹینڈرڈ بھی کہتا ہے کہ 2 پارٹ ہو سکتے ہیں. سو وی آر ویل ود ان آئزا 700, ہم فلی کمپلائنٹ ہیں آئزا 700 سے. وہ کہیں اس کا نہ منع کرتا ہے, جو میں نے پہلے سینٹینسز بھی بتائے وہ کہیں اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو وی آر 100% ان کمپلائنس ود آئزا 700. تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے رپورٹ آن ادر لیگل اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس. تو یہ وہ ونڈو دیتا ہے کہ جو جورسڈکشن بائی جورسڈکشن اگر کوئی اپنی لوکل ریگولیٹری ریکوائرمنٹ رکھنا چاہتا ہے فار واٹ ایور ریزن, وہ اس سیکشن میں اگر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا پارٹ ہے تو پھر آپ اس سیکشن کے تھرو اس کو کور کرتے ہیں. تو اس کے جو کنٹینٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ سے نہیں آتے, لیکن جو فارمیٹ ہے وہ اس کو الاؤ کرتا ہے اور یہی ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو لسٹ کر دیں. تو یہ جو 4 آئٹم ہے یہ اگین باڈی آف دا لا کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اوپر 2 ہم نے جب یہ لا آ رہا تھا تو بہت ڈیبیٹ وغیرہ کی تھی, وہاں ایس سی سی پی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اور کنٹیکسٹ ہے, بٹ دس از واٹ 4 چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ جائیں گے, کوئی پوچھے گا کہ جی میں 700 پڑھ رہا ہوں اس میں تو ایسی چیز نہیں ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ نہیں, یہ 700 کے مطابق ہے. 700 یہ ایک فارمیٹ, یہ ایک پارٹ ریکوائر کرتا ہے اور وہ جو بھی لوکل ریکوائرمنٹ اگر ریگولیٹر کہتا ہے تو وہ یہاں آ جاتی ہے. اگر آپ لوگ کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ بہت سارے لوگ اوپینین دیتے ہوں گے, اس میں آپ دیکھیں گے 2 پارٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ادر لیگل ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ ATR 17 میں دیکھیں گے کہ وہاں بھی 2 پارٹ نہیں ہے کیونکہ کوئی لیگل کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بٹ جہاں ہوگی وہاں آپ کو یہ لانا ہے, اور پاکستان کے اندر کیونکہ یہ مینڈیٹڈ ہے ریگولیشن, اور یہ وہ وجہ ہے کہ یہ اس میں موجود ہے. ناؤ موونگ آن, جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹلی افیکٹ ہوتی ہے, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, ابھی میں آیا تھا تو وہ اسد بھی اس کا ذکر کر رہے تھے QCR کانٹیکسٹ میں کہ جی گوئنگ کنسرن کا جو میٹرز ہے وہ پاسٹ میں بڑے اس کے اوپر ایشوز رہے ہیں. میں خود بھی جب انویسٹیگیشن کمیٹی کا ارلیئر کونسل میں جب میں پارٹ تھا تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ میں نے پاسٹ میں بھی چیزیں جا کے دیکھی تو گوئنگ کنسرن سے ریلیٹڈ بہت سوال آتے تھے, اور بہت ساری چیزیں وہ SCCP انویسٹیگیشن میں ریفر کر دیتا تھا. پھر میں اس کا پارٹ رہا ہوں کوالٹی ایشورنس بورڈ کا, جس وقت کونسل ممبر الاؤڈ, تو اس وقت بھی میں نے وہاں جا کے بھی دیکھا تو بہت سارے سوالات اور وہ گوئنگ کنسرن کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہوتے تھے, اور وہ QCR ریٹنگ ان کی افیکٹ ہو رہی ہوتی اس کی وجہ سے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ڈیسائیڈڈ کہ جی میں اس کا آڈٹ کمیٹی کو دیکھ رہا تھا, تو ہم نے پھر ایک گوئنگ کنسرن کے اوپر آل کمپریہنسو گائیڈنس جو ہے وہ ایشو کی ہوئی ہے, وہ اسٹل ویلڈ ہے, اور وہ ریویژن آف دا اسٹینڈرڈ 570 کے بعد کی ہے. تو پلیز اس کو ڈیٹیل میں وہاں دیکھ لیں, بیکاز گوئنگ کنسرن ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس کے لیے شاید ایک پورا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سیشن اس کے لیے ریکوائرڈ ہو. تو میں ابھی اس کو اتنی ڈیٹیل کے اندر جا کے کور نہیں کر سکتا, لیکن فرام آڈیٹنگ سائڈ میں بریفلی بتا دیتا ہوں. لیکن ٹیکنگ ایڈوانٹیج اگین کہ اکاؤنٹنگ سائڈ سے ہم نے انسٹیٹیوٹ نے ایک گائیڈ لائن ایشو کی تھی کہ اگر وہ انٹیٹی
जो डिसाइड हो गई कि ये नॉन गोइंग कंसर्न है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो गाइडलाइंस इशू की थी, राइट। अब दुनिया में भी कुछ डेवलपमेंट्स होती रही, हम भी देखते रहे, तो अब जो मैटर है वो गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं होती है एक्चुअली। ऑल्दो इंस्टीट्यूट से कोई चीज इशू हो जाती है तो वो नियरली उसको उसी तरीके से फॉलो किया जाता है, बट स्टिल जो है वो इसमें चैलेंज कुछ दफा आता है। तो नाउ एक स्टैंडर्ड जो है लोकल SSCP से इशू हम करने जा रहे हैं, जो कि अभी आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन का देखा, तो अब ये दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो नॉन गोइंग कंसर्न का अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड, जो पूरे स्टैंडर्ड के अंदाज में है और कुछ चेंजेस भी हैं उसके अंदर, तो वो पब्लिक कमेंट्स के लिए किया था। बहुत कम कमेंट्स आए, पर बहरहाल वो डिबेट होने के बाद वो इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में अप्रूव हो गया हुआ है। तो अब उसकी जो नोटिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो अब हम उस प्रोसेस में जा रहे हैं, तो वो एक एडवांस स्टेज के ऊपर है। तो ये भी मैंने कहा आपको मैं बता दूं, तो अपने रडार पे रखिएगा कि ये कुछ ही अरसे में ये आ जाएगा। नाउ एज फार एज द गोइंग कंसर्न और उसका इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, कि जी इस पे मटीरियल अनसर्टेनिटी है, तो आपने एक पैराग्राफ देना है जो गोइंग कंसर्न का जो मैटर रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, वो आपका एक एडिशनल पैराग्राफ आएगा। और अगर गोइंग कंसर्न का एजम्पशन ही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो नॉन गोइंग कंसर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, तो फिर आपने अगेन एक सिर्फ मैटर एम्फेसिस देना है। और अगर डिस्क्लोजर सही नहीं हुआ हुआ या इनअप्रोप्रिएट है लेकिन वो गोइंग कंसर्न पे बना रहे हैं, तो फिर आपके अकाउंट जो हैं वो मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। बट क्योंकि ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। Now, very, very important, those who are doing listed companies. So, key audit matter, मैंने शुरू में जिक्र किया, matters that require significant auditor attention. और इसमें जब आप स्टैंडर्ड को देखेंगे, और क्योंकि प्रैक्टिकली भी मैं देखता हूँ कि जब लोग मेरे पास इसके कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो जितने भी आपके वो मैटर जो हमारे कॉमनली प्रैक्टिस है कि जो कवर लेटर के जो मैटर है ना, उनको की ऑडिट मैटर के तौर के ऊपर देख लें, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सारे मैटर्स हैं ना सिग्निफिकेंट, वो सारे के सारे की ऑडिट मैटर हैं, ऐसा नहीं है। इसमें वर्ड है मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट से फर्दर एक वो कहते हैं ना छन्नी है, एक और आपने उसमें से करना है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट को लेकर जाना है। सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर हैं उनको जो है वो आपने की ऑडिट मैटर को बताना है। अच्छा, अब की ऑडिट मैटर है क्या, ठीक है। तो इस पे मैंने मल्टीपल जगह पे इसको एग्जाम्पल से कोशिश करता हूँ समझाने की, कि आप समझिए आपके पास 3 जार्स हैं, 3 कंपोनेंट वो है, ठीक है। और आपने अपने सारे मैटर्स जो आपके सिग्निफिकेंट, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि जी आपने ऑडिट कंप्लीशन किया और जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, सिग्निफिकेंट आपके मैटर्स आपके सामने आ रहे हैं जो कि ऑडिटर जजमेंट। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है समझना कि की ऑडिट मैटर के ऊपर कहीं भी ये चीज मैंडेटेड नहीं है कि ये वाला मैटर जो है ना वो की ऑडिट मैटर है। इट इज इन द वर्डिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कि इट इज द ऑडिटर्स जजमेंट, ठीक है। इन द ऑडिटर्स जजमेंट जो है वो आपने की ऑडिट मैटर को डिटरमिन करना है। ये जो 3 मैंने आपको यहाँ बताए हैं, 3 डब्बे कह लें, जार कह दें, आपने अपने सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को, ऑडिट फाइंडिंग्स को देखना है इन 3 मैटर्स के पैरा, ठीक है। आप मैटर डाल दें कि क्या ये एरिया ऑफ हायर असेस्ड रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट था, यानी हायर रिस्क एरिया अगर कोई है तो वो आपका की ऑडिट मैटर बन सकता है। अगर उसमें कहीं सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट है, एस्टिमेट है, वहां की ऑडिट मैटर बन सकता है। अगर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया हुआ है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो गई हुई है
तो वो भी आपका की ऑडिट मैटर बन सकता है। ये 3 इसके बड़े डब्बे के, जैसे मैंने कहा जार्स, वो है। तो अपने मैटर्स को इन तीनों में डाल दें और इसमें से देखें कि अब मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है। नॉट ऑल मैटर्स आर की ऑडिट मैटर्स, दोज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट से एक और रिफाइनमेंट है विच इज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो फिर आपका की ऑडिट मैटर होगा जो इन तीनों में से होगा। और ये जो तीनों स्टेटमेंट है, ये जब आप की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग करेंगे तो अपने आखिर में रीजन बताएंगे, आप बताएंगे कि व्हाई दिस इज अ की ऑडिट मैटर। तो सिंस आप वहां लिखेंगे कि एज दिस वाज कंसिडर्ड, इस वजह से ये हायर रिस्क है, सो वी कंक्लूडेड दिस एज अ की ऑडिट मैटर। ये इसके अंदर क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन्वॉल्व है, इस वजह से ये की ऑडिट मैटर है। ये इसकी साल कोई एक्विजिशन हो गई हुई है, हेंस IFRS 3, इसलिए ये सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर है। तो ये वो ख्याल रखना है आपने कि ऑडिटर जजमेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंस, ये 3 बड़े डब्बे हैं, इनके अंदर अपने मैटर्स को रख के देखना है और फिर मोस्ट सिग्निफिकेंस को निकालकर आपने की ऑडिट मैटर के लिए लेकर जाना है। इसके ऊपर मैंने एक इंटरनेशनल एक थोड़ी सी स्टडी वगैरह कह लें, वो इंटरनल की थी, वो भी किया, और फिर इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर भी इस पे हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने भी काम किया। तो सवाल ये होता है कि की ऑडिट मैटर कितने होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आई वुड अज्यूम कि 100 मैटर तो कहीं नहीं निकल सकते, 100 सिग्निफिकेंट मैटर तो नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट मैटर हमेशा उतने होंगे जो हाथों पे गिने जा सके, ठीक है। और जो स्टडी है वो ये है कि तकरीबन 3 से 4 का एवरेज होता है दुनिया के अंदर। और जब मैंने पाकिस्तान के अंदर भी अपने पार्ट पे भी स्टडी किया और फिर यहाँ भी जो स्टडी हुई, तो कमो बेश यही ट्रेंड है। यदि हम इंटरनेशनल और लोकल के अंदर कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं है, मोर और लेस ये है। अच्छा, इसमें मेरे से सवाल होता है कि हो सकता है, बिल्कुल जेन्युइनली ये सामने आती है चीजें, कि जी कोई भी ऐसा की ऑडिट मैटर नहीं है। अच्छा, की ऑडिट मैटर पे आई एम श्योर ये तो क्लैरिटी है कि दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। हाँ, ये ना मैटर एम्फेसिस है ना ये क्वालिफिकेशन है। सो की ऑडिट मैटर अगर नहीं है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिटर के लिए, तो फिर क्या करें, क्या नहीं दे? तो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि हाँ नहीं है, यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, ठीक है, कि नो की ऑडिट मैटर्स, और आप लिख दे। ये हो गई थ्योरेटिकल बात। अब मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। प्रैक्टिकल ये एक जरूर डाल दीजिएगा, वरना रेगुलेटर जो है ना वो फौरन निगाह डालता है, अच्छा ये कैसा ऑडिट है जिसमें इतनी बड़ी एक लिस्टेड कंपनी है, इसमें कोई वही नहीं है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल बात की है। थ्योरेटिकल आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मेरी फर्म हमारे यहाँ भी से भी लिखा गया है, और जगहों से भी ये है, इंटरनेशनली भी ऑब्जर्व किया है ये है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली बता दिया है कि आखिर में रेवेन्यू तो निकल ही आता है, ठीक है। नाउ ये एक टिपिकल की ऑडिट मैटर है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर ये इसके बारे में लिखा हुआ है, और आखिरी अगर आप सेंटेंस देखेंगे कि जी द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अ हायर रिस्क एरिया फॉर द ऑडिट, हेंस वी कंसिडर दिस टू बी अ की ऑडिट मैटर। तो सिमिलर टू दिस वर्डिंग आप जहां भी देखेंगे आखिर में आपको आके इस तरह से लिखना है। ऊपर अगर आप देखें तो जो मैटर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि ऑडिटर कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज नहीं है और हम उसको कह रहे हैं कि ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, एंड देन ऑडिटर बिकम्स द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये नहीं हो सकता। इसका खास ख्याल रखना है कि वो मैटर
जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका लिंक है, कोई डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बात हुई हुई है, चेयरमैन रिव्यू में हुई हुई है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता ऑडिटर, ठीक है। बट कुछ एक्सक्लूजन है। फॉर एग्जांपल, एक बैंक के अंदर ऑल टुगेदर नया ईआरपी लगा है, तो जब किसी इस साइज के बैंक में अगर इस तरह का कोई ईआरपी लगा होगा तो ऑडिटर के लिए वो हायर रिस्क और कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। बट किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर और मैटर से रिलेटेड, जैसे अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये आप ओरिजिनल सोर्स नहीं बन सकते। तो इसका की ऑडिट मैटर के अंदर ख्याल रखना है। उस साइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन आवर रिपोर्ट। तो ये वो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो है। अच्छा, इसमें हम हमेशा ये करते हैं, एडवाइस भी मैं यही करता हूँ कि वर्ड अमंगस्ट अदर्स इंक्लूडेड कर दे, कि कोई ऐसा ना हो कि वो अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया बस यही प्रोसीजर किए तो somebody में चैलेंज यू कि नहीं जी ये इसको कवर करने के लिए तो ये भी करना था। तो थोड़ी सी जगह अपने पास जरूर रखा चाहिए और इसको इंक्लूडेड करके वर्ड को कि जी हो सकता है दो और भी हो, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिकल टेक्निक आपको बता रहा हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड ने जो है वो ये ऑप्शन दिया है कि आप इस की ऑडिट मैटर को एड्रेस करते हुए जिस तरीके से भी आपने अपने प्रोसीजर्स उसको एड्रेस किया है, उसकी कंक्लूजन या फाइंडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की फाइंडिंग नहीं कि आप ऐसा लगे कि इसको पढ़ के कि आप इस मैटर पे कोई ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जहां भी इस पे सजेशन किया है वो ये कि आप इस किस्म की चीज में ना पढ़े एज एन ऑडिटर, ठीक है। आप अपने प्रोसीजर्स बता दें। स्टैंडर्ड दो अलाउ करता है, दुनिया के अंदर मैंने देखा है कि वो इसको कंक्लूड भी कर रहे होते हैं इन अ मैनर, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हमें इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि समहाउ प्रैक्टिकली जब जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ओपिनियन दे दिया, वेयरएज टेक्निकली हमारा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल होता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज नहीं होता है। तो इस चीज का भी की ऑडिट मैटर के अंदर ख्याल हमें रखना है, ठीक है। तो जो मैटर है वो आपने नोट से रेफरेंस कर लेना है। ये कोई लाजिम नहीं है कि यही फॉर्मेट है, आप इन द वर्डिंग्स भी आप ले सकते हैं, या हेडिंग में नोट को रेफर कर दिया कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहां देख लें। आपने अपना मैटर बताना है कि जी ये की ऑडिट मैटर है क्या, और फिर इसको आपने क्यों की ऑडिट मैटर का है। प्रोसीजर्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसीजर्स में इंक्लूडेड को रखें, और इसकी कंक्लूजन को जो है अवॉइड करें। दो अगर आप देते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो इस तरह से ना लगे कि आप किसी कंपोनेंट के ऊपर कंप्लीट ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसकी भी इजाजत है। बट मैंने आपको एडवाइस भी उसकी बता दी, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी ये बता दिया कि आप ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होंगे। ये एक और एग्जाम्पल है, थोड़ी से टिपिकल, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर समझते हैं तो इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट वर्डिंग के साथ एक डिफरेंट अंदाज से देयरफॉर वो आखिर में आपने देखा कि वो पूरा जो है वो ये प्रेजेंटेशन भी आई एम श्योर शेयर हो जाएगी। तो आप इसकी और बहुत सारे इस पे इंस्टीट्यूट की भी पब्लिकेशन है, इंटरनेशनली भी देख सकते हैं। एक सेक्शन भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है जिसपे नंबर ऑफ सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज सारा की ऑडिट मैटर लिखे हुए हैं। तो मैं बहुत और डिटेल में नहीं जा रहा, बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं इसमें ज़रा ख्याल रखें कि आपका कोई इस तरह का स्टार्ट ना हो रहा हो जैसे गाइड किया जाता है कि रिव्यूड। तो रिव्यूड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में उसका एक पर्टिकुलर मतलब है कि जी वी रिव्यूड, तो इसका मतलब है कि आप क्या वो रिलेटेड सर्विस वहां चले गए, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। और कोई ऐसी डेफिनेट किस्म की चीजें ना लिखें कि हमने ये किया और ये करने के बाद ये, यानी एक इंडिविजुअल प्रोसेस के अंदर वो भी ना रखें। तो इसको बड़ा सिंपल मैं इस तरह समझे ऑडिट प्रोग्राम की तरह से इसको रखें, मोर और लेस इसको उस तरीके से प्रोसीजर्स को लिखें रादर देन कोई कंक्लूसिव उसके अंदर रखें। अच्छा, इसमें अगेन ये ख्याल रखना है कि
कोई अगर आपने की ऑडिट मैटर कर दिया है तो वो फिर मैटर एम्फेसिस नहीं होगा. गोइंग कंसर्न को अगर आपने अलग से कर दिया है तो वो भी की ऑडिट मैटर नहीं होगा. कोई मॉडिफिकेशन है तो वो भी की ऑडिट मैटर नहीं होगी. तो इसका खास ख्याल रखें कि जी की ऑडिट मैटर में भी आ रहा है और नीचे फिर आपने अपने बाकी जो रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन है, जो कंटेंट का चेंज है, उसके अंदर भी आपने ले लिया है. तो ऐसा भी नहीं करना है, ख्याल रखना है. ये मैंने आपको जिक्र कर ही दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपने नहीं होनी है, कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट पे नहीं हो रहा है. ये सारी लिस्टिंग मैंने अभी आपको कवर कर दी है. सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल मूव ऑन नाउ. मॉडिफिकेशंस. मॉडिफिकेशन जो है वो किस तरह की हो सकती है? ये एक बहुत ही सिंपल टेबल है. अगर मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जो ऑडिटिंग प्रोफेशन में लोग हैं, पर्टिकुलरली जो पार्टनर्स हैं, वो उसको याद कर लें और बिल्कुल उनको जब ऑडिट रिपोर्ट करने जाएं तो उनकी आंखों के सामने ये चीज़ क्लियर हो कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हमने किन जगहों पे किस तरीके से मॉडिफाई करनी है. तो अगर तो मैटर जो है वो ऐसा है जिसके ऊपर आपने कंक्लूड किया है कि ये मटीरियली मिसस्टेटेड है, तो अगर वो परवेसिव नहीं है, और परवेसिव की एक डेफिनेशन है कि जी वो मल्टीपल अकाउंट्स को हो या इतना ओवरवेलमिंगली सिग्निफिकेंट हो, तो फिर आप उसको परवेसिव की तरफ लेके जाते हैं. अदरवाइज जो है वो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियलिटी आपने डिटरमिन कर ली हुई है, उससे अगर ये मटेरियल है और ऑडिटर ने जजमेंट फॉर्म कर ली हुई है कि ये क्लियरली मिसस्टेटेड है, हेंस फिर आप उसको मॉडिफाई करेंगे और क्वालिफाई करेंगे. अगर परवेसिव होगी तो फिर हम उस केस में एडवर्स ओपिनियन के डू नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, तो उसका फॉर्म वो हो जाएगा. अगर आपकी इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, यानी स्कोप लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, तो उस सूरत में अगर परवेसिव है तो फिर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाना है. देयर आर प्रोविजन जहां आप विड्रॉल का भी उस पर सोच सकते हैं और कर सकते हैं. एंड पहला स्टेप शायद वही होता है कि आपने विड्रॉल को देखना है कि वो इतना परवेसिव है और उसके आपके पास स्कोप लिमिटेशन जो है वो आ गई हुई है. तो ये चार्ट है, याद कर लें, समझ लें, देख लें. अगर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो मटीरियल है, मिसस्टेटेड है, तो क्वालिफाई कर देना है. परवेसिव है, डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर या फेयरली स्टेटेड पे चले जाना. स्कोप लिमिटेशन है तो क्वालिफाई, अगर वो परवेसिव है तो फिर आपने डिस्क्लेमर पे चलना. ठीक है. अच्छा जी, इसमें जो है वो अगर जो मिसस्टेटमेंट की बात है तो अगेन इट स्टार्ट्स के जो मैंने शुरू में क्या ऑडिट फाइंडिंग हो गई हुई है, ऑडिट कंप्लीट है, सामने मैटर आ गया हुआ है. आपको सबसे पहले लेकर जाना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को. दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से फिर भी रिजॉल्व हो जाता है तो बात खत्म हो गई. नहीं रिजॉल्व होता है तो फिर आपने देखना है परवेसिवनेस, और फिर अकॉर्डिंगली वो है किस किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी उस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जो आपने सिलेक्ट की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है, मसला है, या कोई अच्छा ये भी बड़ा मिस करते हैं कि कोई डिस्क्लोजर है, उस पर भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, और कोई डिस्क्लोजर जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली मिसस्टेटेड है तो फिर आप जरूर उसके ऊपर भी क्वालिफाई कर सकते हैं. ये वो सिचुएशंस हैं कि जहां लिमिटेशन ऑफ स्कोप है. लिमिटेशन ऑफ स्कोप जो है वो और एंटिटी के बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल भी हो सकती है. ये मतलब नहीं है कि अगर एंटिटी कह रही है मैं क्या कर सकती हूँ, ये कैसी सिचुएशन हो गई हुई है, स्टिल दैट वुड कम अंडर स्कोप लिमिटेशन, बिकॉज फ्रॉम ऑडिटर पर्सपेक्टिव यू नीड टू हैव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन. तो वो चाहे वो मैनेजमेंट की उसमें कुछ है या नहीं है, अगर स्कोप लिमिटेशन है तो यू हैव टू असेस योर ऑडिट रिपोर्ट एंड मेक द मॉडिफिकेशन. कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी हो जाता है ये, और ये वो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहाँ फिर विड्रॉल या और सिचुएशंस जो हैं वो आपको देखनी होती है. यहाँ अगर आप उसमें फ्लो में देखें तो विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ पॉसिबल जो है ये स्टैंडर्ड कहते हैं
बट प्रैक्टिकली जो है वो रेयर सिचुएशन होती है. आई थिंक अभी मैंने लेटली एक एंटिटी में देखा कि ऑडिटर विड्रॉल हुआ है और उसने बड़ा सिग्निफिकेंट डिस्कशन जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैंने देखा है कि ये डिबेट स्टार्ट हो गई हुई थी कि क्या आप सही सिचुएशन में विड्रॉ हुए हैं या सिचुएशन सही नहीं है. बट टेक्निकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिस्ट कि जी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये आपका फ्लो ऑफ द थिंग है. अच्छा जी, मॉडिफिकेशन हो गई जहां आइदर डिसएग्रीमेंट था या स्कोप लिमिटेशन थी. नाउ वी कम टू द एम्फेसिस ऑफ मैटर पार्ट. अच्छा, मैटर ऑफ एम्फेसिस जो है वो अगर आप नोट करेंगे तो एक जनरल फीलिंग अमंग आवर एंगेजमेंट टीम होती है, फर्म्स में होती है कि डाल दो, कहीं तो कवर होगा. एक दफ़ा मैं किसी और फर्म का मैटर था, स्वभाव मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया गया कि यार ज़रा एडवाइस कर दे. वो मैं सुन रहा था और अच्छे सीनियर पर्सनैलिटी थे, वो क्या डाल देते हैं ना एम्फेसिस ऑफ मैटर, तो कुछ तो कवर हो जाएगा. तो यहाँ समझने की बात यह है कि अगेन एम्फेसिस ऑफ मैटर जो है वो आपकी जजमेंट है, ठीक है. But emphasis of matter means that you agree with the treatment. You are happy. It is not a disagreement. It is not something that you are covering your risk. It's not. Emphasis of matter is something which is fundamental to the user's understanding and hence you want to highlight it. That's all. ये कोई रिस्क मिस्क पर बाद में डिफेंस नहीं आता, ये इसको कवर नहीं कर रहे, ठीक है. और जो मैं अपने फर्म में, बिकॉज आई एक्ट एज ए रिस्क मैनेजमेंट पार्टनर, तो कोई भी ऑडिट रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन या कोई चेंज होता है किसी भी तरीके से तो वो मेरे कंसल्टेशन से हो रहा होता है. तो बहुत दफ़ा जब मेरे पास भी आता है तो माय गाइडेंस, माय सजेशन हैज़ बीन कि एम्फेसिस ऑफ मैटर की वाइल्ड यूजेज में डिस्करेज करता हूँ. अलाउ एक अलग बात है, मैं डिस्करेज करता हूं. तो मैटर ऑफ एम्फेसिस अगेन बाय एक्सेप्शन आएगा जहां वाकईतन बहुत जरूरी हो गया. ये एक ऐसी चीज हो गई हुई है कि अब ये रियली क्या कहूंगा कि लिमिटेड सिचुएशंस हो सकती है. तो इसका वाइडर यूज डिस्करेज्ड है क्योंकि टेक्निकली आप उससे एग्री कर रहे हैं. You are happy with whatever has happened. You are just highlighting it. तो ये कहीं आपका कोई डिफेंस नहीं बनेगा. But at the same time, unless ये जो कुछ मैटर्स यहाँ लिस्ट हुए हुए हैं कि जहाँ जरूरी है आपको देना अगर स्टैंडर्ड कह रहा है या वो एग्जाम्पल्स दे रहा है, अदरवाइज अगर आप नहीं दे रहे तो पकड़ नहीं है हमारी, क्योंकि ये आपकी जजमेंट थी कि ये फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है. दे देंगे तो मना नहीं है, लेकिन इस वजह से मत दे कि यार कोई रिस्क कवर कर रहे हैं. सो दैट जस्ट वांटेड टू हाईलाइट के इसको किस तरह से यूज करना है. तो यहाँ बड़ा क्लैरिटी के साथ अगर आप देखें तो ये बता दिया गया है कि ये ना की ऑडिट मैटर का कोई सब्स्टिट्यूट है, ना ये किसी और किसी रिस्क को ये कवर कर रहा है, ना ये किसी दो शायद गवर्नेंस को दिखाने. ये आपकी ऑडिटर जजमेंट है. टेक्निकली इट हैज टू बी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. इफ दैट इज द केस एंड यू हैव डिसाइडेड so to include it, you can include it, but you have to be very limited in your describing the matter. You have to link it to a paragraph. You have to link it with the financial statements कि जहां उसके बारे में फर्दर कोई बात लिखी हुई है आप उसको रेफर कर देंगे और फिर अपनी उसको कर देंगे कि our matter, this matter is not qualified या our opinion is not qualified in respect of this matter. तो ये एक आ जाता है. कुछ इसकी जो स्टैंडर्ड ने चीज़ें कही हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो अगर प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन है, दो अगर वो नहीं होता तो आप एक्सेप्ट नहीं करते. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको आप मैटर एम्फेसिस के तौर के ऊपर यूज़र को बता सकते हैं. अच्छा, इसमें भी मैं आपका जस्ट टेकिंग द एडवांटेज के प्लीज़ अपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर जो 210 है, आइजा 210 है, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दें.
क्योंकि 210 जो है वो एक्सेप्टेंस या एंगेजमेंट लेटर के ऊपर है, तो उसमें जो टर्म्स हैं वो आपको आखिर तक किसी भी लीगल तक कहीं जाने तक जो बचत है या जो आपको मैनेज हो रहा होगा वो आपके टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है वो, क्योंकि अभी तो हम स्टैच्यूटरी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो क्योंकि फ्रेमवर्क डिफाइंड है, गिवन है, तो इशू नहीं है, मगर जो प्री रिक्विजिट है किसी भी ऑडिट को एक्सेप्ट करने की, ये प्री कंडीशन है। ये 2 कंडीशंस अगर उस एंगेजमेंट में, ऑडिट एंगेजमेंट में प्रेजेंट ना हो तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। ये लिखा हुआ है, इट्स अ प्री कंडीशन। वन इज कि द मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस टू प्रोवाइड यू विथ ऑल द सपोर्टिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेगी। वो एंगेजमेंट लेटर में ये एक्सेप्ट करती है, ये प्री कंडीशन। दूसरा जो है वो ये कि जो इसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो ऑडिटर को एक्सेप्टेबल है, यानी वो आप डिफाइन करते हैं और वो फ्रेमवर्क आप एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फ्रेमवर्क आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये फिर आपने, ये इवन आपको स्पेशल पर्पस में भी यूज करते हैं आप, और भी जगहों पे ये यूज होता है। तो आई वांटेड टू हाईलाइट क्योंकि यहाँ आ रहा था। ये टेक्निकली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, तो वहाँ भी फिर 800 में रिक्वायर्ड है कि आपने उसको हाईलाइट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। कोई बहुत सिग्निफिकेंट ओवरवेलमिंग कोई लीगल केस है, लिटिगेशन है, उसका आउटकम इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है कि वो फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मैटर्स हैं जो यहाँ लिस्ट हुए हुए हैं। मैंडेटरी साइड जो है वो मैंने आप लोगों को कवर कर दी है, बता दी हुई है कि उसका यूज जो है वो सिलेक्टिव बेसिस पे कीजिए, वाइड स्प्रेड यूज डिस्करेज्ड है। नाउ 706 में जो अदर मैटर का पैराग्राफ है, इसको आई थिंक आई शुड रीड सो दैट आपको बहुत इस पे क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि जी अदर मैटर क्या है और मैटर एम्फेसिस क्या है। सो अदर मैटर जो है वो रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज that are presented or disclosed। ये मैंने शुरू में ये टर्म यूज की, presented or disclosed, that in the auditor's judgment, कोई और नहीं बता रहा, in the auditor's judgment is relevant to users understanding of the audit, the auditor's responsibilities or the auditor's report। मैं फिर एम्फसाइज करूंगा कि अदर देन दोज दैट आर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, यानी इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई नहीं होना, आपने कहीं से लिंक नहीं बनाना है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो फिर वो एम्फेसिस की तरफ जाएगा, अदर मैटर नहीं होगा। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज अदर मैटर, इट इज गॉट टू बी समथिंग व्हिच इज नॉट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। very clear on this. Now कौन सी ऐसी जगह है वो हम बता देते हैं। Where the auditor is unable to withdraw from engagement to explain why it is not possible for the auditor to withdraw from the engagement। यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं होगा और आप बाय लॉ की वजह से इसको विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे, तो ये स्टैंडर्ड ने एक एग्जांपल दी है थ्योरेटिकल। रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप वहाँ बता सकते हैं कि एक इस बेसिस पे बना है और एक इस बेसिस पे बना है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि मैंने एक और ऑडिट ओपिनियन दिया है जो कि उस फ्रेमवर्क के इस पे है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और मैंने मेरे ख्याल में 99.99% केसेस के अंदर यही वाला सिचुएशन देखी है कि ऑडिटर जो है वो किसी पिछला जो प्रीडिसेसर ऑडिटर था वो कोई और था, तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया है। तो इस वजह से क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, ये अदर मैटर पैराग्राफ में ये आपका आएगा।
دین جو ہے وہ اگر کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کمپیریٹیو ہے کورسپونڈنگ ہے وہ آڈیٹڈ نہیں ہے اس کو بھی جو ہے وہ ادر میٹر پیراگراف کے اندر لینا ہے. تو آپ نے اس میں غور کیا دیکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز یا پریزنٹ نہیں ہوئی تھی. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو 710 ہے کراسپونڈنگ فگر کا کمپیریٹیو انفارمیشن کا اسٹینڈرڈ وہ بھی آڈیٹر رپورٹ کو امپیکٹ کرتا ہے. اچھا اس میں جو سچویشنس ہیں پہلے تو اگر آپ لوگوں کو یہ فرق واضح ہو کہ ایک کراسپونڈنگ فگر ہے اور ایک کمپیریٹیو فگر ہے اس میں بھی ایک فرق ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم جو اسٹیچوری پرپزز کے لیے جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے یا جو فریم ورک ہے اس کے اندر آئزہ کے اندر ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ کراسپونڈنگ فگرس ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوپینین پورے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر ہے. آپ کسی یعنی اسٹینڈرڈس کے اندر رہتے ہوئے پورے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ اوپینین دے رہے ہیں کراسپونڈنگ فگر. ٹھیک ہے تو اس لیے اس کے اوپر ہم اوپننگ بیلنسز کو ویریفائی کرتے ہیں اور اگر نمبر میں کوئی افیکٹ وغیرہ ہے تو اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو یہاں اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایسی ہے جس کے پریویس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے نمبر پہ جو اس وقت ایز اے کراسپونڈنگ فگر یوز ہو رہا ہے لیکن ان کراسپونڈنگ نمبر کے اوپر کوئی کوالیفیکیشن تھی کوئی اس کے اندر ایڈورس اور ڈسکلیمر کا اوپینین دیا ہوا تھا تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ کہ اچھا جی یہ تو پچھلے تھا پچھلا ختم ہو گیا وہی کمپیریٹیو یوز ہو گیا. نو سر یو ہیو ٹو سی یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ اینڈ دین جن ریزن کی وجہ سے وہ ماڈیفکیشن ہوئی تھی دوز ہیو گاٹ ٹو بی آئیدر ریزالوڈ. اگر تو وہ ریزالو ہو گئے ہوئے ہیں تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی. اگر وہ سچویشن ریزالو نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر اگین ایک اور ماڈیفکیشن کا آ گیا کہ یہ کراسپونڈنگ فگر کا آپ کا مسئلہ ہے. دوسری سچویشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور مینی ٹائمس ہم نے اس کو آبزرو بھی کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کمپیریٹیو میں کراسپونڈنگ نمبر میں کچھ مسئلہ نکل آتا ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کرنٹ ایئر میں آ کے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ مسٹیٹڈ تھے. ٹھیک ہے تو پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی جو ہے وہ ری اسٹیٹمنٹ کی طرف میٹر جاتا ہے. اچھا اب اس میں 2 اسٹیج سچویشن ہو سکتی ہے وہ میں بریفلی نیکسٹ سلائڈ پہ اس کو کور کر لیتے ہیں. اور ابھی ہم نے ادر میٹر کے اندر دیکھا کہ اگر پریویس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں کراسپونڈنگ فگرس جو ہیں وہ اگر آڈٹ کسی اور نے کی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر ہم ادر میٹر پیراگراف میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہاں بتانا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی اب سچویشن یہ ہے کہ پریویس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو کہ کراسپونڈنگ فگرس آ رہی ہیں اس میں مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کا جو پروٹوکال ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پریویس آڈیٹر کو آپ بتا دیں. ٹھیک ہے اور اگر پریویس آڈیٹر جو ہے وہ اپنی نئی رپورٹ ایشو کر دیتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پھر ہینڈل کرتے ہیں. اگر وہ امینڈ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اوریجنل پریویس ہے تو پھر آپ کرنٹ ایئر کا ری اسٹیٹ کرتے ہیں. یہ کمپیریٹیو کو آپ ری اسٹیٹ کرتے ہیں. تو جب ری اسٹیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ آپ کو ایک اجازت ہے اور اگین یہ ورڈ مے کے ساتھ ہے مینڈیٹڈ نہیں ہے لیکن پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہوا ہے کہ ایسی سچویشن میں زیادہ تر آڈیٹرز یہ یوز کرتے ہیں اور ایک ایڈیشنل میٹر ایمفیسس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی پریویس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آڈیٹر نے نہیں کی تھی اس آڈیٹر نے ایگزسٹنگ پریویس آڈیٹر کی تھی اور وہ ری اسٹیٹ ہوئی ہیں لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. ورڈ اسٹینڈرڈ میں مے کے ساتھ ہے جو یہاں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اگر کراسپونڈنگ فگرس ری اسٹیٹ نہیں ہوئی ہیں پراپرلی تو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا کہ پھر آپ نے اپنی
रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन को देखना है, और वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है, क्वालिफाइड या एडवर्स पर आपने इसके अंदर देखना है. सो जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ वो ये कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे यहाँ जो मोस्ट सिनेरियो आता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा री इशू नहीं होती, अमेंडमेंट नहीं होती है. ठीक है, ज़्यादातर रीस्टेटमेंट होती है. रीस्टेटमेंट के केस के अंदर आप अगर नए ऑडिटर हैं, पहले साल ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको इजाज़त है मैटर एम्फेसिस डालने की, मैंडेटेड नहीं है, वर्ड मे के साथ है स्टैंडर्ड के अंदर. सो आई होप के ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अदर इंफॉर्मेशन, अच्छा जी, 720 जो मैंने लिस्ट किया था शुरू में कि अदर इंफॉर्मेशन को ये डील करता है, अदर पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर. और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो होती क्या है, सबसे पहले अगर हम ये समझ लें, अदर इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और ऑडिटर रिपोर्ट तो ऑफ कोर्स वो नीडेड है, जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है. ठीक है, अच्छा, अब जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज जो कि लिस्टेड होती हैं उसमें जो है वो या मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट कमेंट्री, रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, चेयरमैन स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट, कोई इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, तो जो कंटेंट होता है, और कई दफ़ा वो बहुत सारा डेटा भी जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो सारा का सारा जो उस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है वो अदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन को मीट कर जाता है. सो ऑडिटर की ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अदर इंफॉर्मेशन जो है वो मिसस्टेट ना हो, और कोई कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि ऑडिटर ने ऑडिट की है उससे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी या कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं है. अच्छा, मेरे से ये बहुत दफ़ा सवाल होता है, और इसमें दो माइनर किस्म की फाइन पॉइंट्स भी हैं जो मैं कोशिश करता हूँ क्लैरिफाई करना. एक मेरे से सवाल ये होता है कि बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़, स्टैट्यूटरी एंटिटीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं, जीरो, और हो सकती है और होती है. ब्रांच, ठीक है, ब्रांच के ऑडिट पे ओपिनियन दे रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी है, हो सकती है. ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना है. ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं उसमें अदर इंफॉर्मेशन का जो कंटेंट है वो डिफाइन नहीं किया. ठीक है, जब आप वहां जाके देखेंगे तो उसने रेफर कर दिया है कि आप 720 को जाके देखिए. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इन हो गया. अब सिचुएशन ये है कि अदर इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि वहां से देख लो. तो सवाल होता है कि अब क्या करें. तो माय एडवाइस हैज बीन, और ये मैं कोई रेगुलेटर के साथ एग्रीमेंट के साथ नहीं कह रहा, लेकिन दिस इज व्हाट मैंने अपनी फर्म में जो गाइडेंस कही है और हम वहाँ फॉलो करते हैं इसको, कि चूंकि फॉर्मेट में एक हेडिंग आ गई हुई है अदर इंफॉर्मेशन की, तो जो रेगुलेटरी एक्टिविज्म है उसको देखते हुए आप लिख दें देयर आर नो अदर इंफॉर्मेशन. हेडिंग को यूज करें, अदरवाइज हो सकता है कि वो खत लिख दें कि ये तो आप पैराग्राफ ही मिस कर दें. ठीक है, और साथ ही साथ ऑडिटर कॉन्शियस रहता है कि अगर एक हेडिंग आ रही है तो फॉर्मेट में हेडिंग है, कंटेंट नहीं है. तो द एडवाइस इज कि आप उसमें लिख दें कि देयर आर नो अदर इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट ये रेयर सिचुएशन होगी, ज्यादातर जगहों पे अदर इंफॉर्मेशन. सेकंड मेरे से क्वेश्चन ये होता है कि जो बहुत सारी एंटिटीज, अगर मैं लिस्टेड को हटा दूं तो प्रीडोमिनेंटली जो कंपनीज हैं उसमें
हो सकता है कई सेक्शन 42 वगैरह के अंदर ये ज़्यादा प्रैक्टिस हो कि वो भी अपनी कोई एनुअल रिपोर्ट बनाते हो और करते हो। ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर कोई एज सच एक डॉक्यूमेंट नहीं बनता है ओवरऑल, कोई एनुअल रिपोर्ट इक्विवेलेंट लिस्टेड कंपनी के नहीं बनता। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। उस सिनेरियो में क्या होगा, ठीक है, तो उसमें हमने जो पोजीशन ली है और वो ये कहा है कि बारिंग दोस्त जिसमें अदर इंफॉर्मेशन होती नहीं है, मैं अगर उनको आउट कर दूं तो हर जगह लीगली मैंडेटेड है कि आपको एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनानी। दिस इज पार्ट ऑफ द लॉ। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट तो लाजमी। सो हेंस इन दोज केसेस जो रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है या जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है अंडर द कंपनीज एक्ट, दैट बिकम्स द अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लीज अपने ऑडिट्स के अंदर अदर इंफॉर्मेशन के लिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये वो मिनिमम, अगर इसके अलावा भी कोई चीज है तो आई एम नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टिंग कि नहीं सिर्फ यही है, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जहां अदर इंफॉर्मेशन अगर कोई और नहीं है तो रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लीगली मैंडेटेड है, हेंस दैट विल बिकम द अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, इसमें एक लाइन पढ़ देता हूं कि मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन क्या है। द अदर इंफॉर्मेशन में ओमिट और ऑब्सक्योर इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये बड़ा टेक्निकल सा अंग्रेजी का सेंटेंस है, बट मेन बात यह है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होनी चाहिए जो आप अदर इंफॉर्मेशन में देख लें। अच्छा जी, अब अगेन जब आपने ये अदर इंफॉर्मेशन में आएंगे तो आप लोग नोट ये करेंगे कि लिस्टेड कंपनीज पर्टिकुलरली उसमें कि आप जब अपना ऑडिट ओपिनियन देते हैं तो उस वक्त ये नेसेसरी नहीं है, और दिस हैज बीन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड कि बड़े लेट स्टेज तक, क्योंकि ये पूरी बुकलेट होती है जो पब्लिश हो रही होती है, तो उसमें इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है, आ जाती है। ठीक है, तो इसका कट ऑफ क्या होगा? आपने तो ओपिनियन साइन कर दिया, ठीक है, तो इसमें फिर स्टैंडर्ड ने 7 सिचुएशंस दी हुई है, यानी उसकी जो वर्डिंग्स हैं वो 7 सेपरेट सिचुएशंस हैं कि लिस्टेड है तो क्या है, अनलिस्टेड है तो क्या है, इंफॉर्मेशन मिल गई है तो क्या है, पूरी नहीं मिली है तो क्या है। ठीक है, तो ये वो 7 सिचुएशंस हैं। आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, आप अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख लें और उस सिचुएशन को देखते हुए जो है वो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में वर्डिंग लिख लें। लेकिन अगर उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई हुई है और उस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर कोई मिसस्टेटमेंट आपको नजर आ रही है तो फिर आपने जो है वो अगेन जैसे मैंने कहा कि आपने पूरा उसका एक प्रोसेस जो है वो मैनेजमेंट को कहना है भाई खुदा का वास्ता इसको सही कर दो, दोस्त चार विद गवर्नेंस को, और जब बिल्कुल वो रिहेबिलिटेशन विंग वाला अगर मैटर आ जाए तो फिर आप क्वालिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आई हैव येट टू सी इन माय 30+ साल के अंदर के अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड कभी मुझे दिक्कत या कभी मसला नहीं हुआ है। सो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ये लोअर रिस्क एरिया है, बट स्टिल पार्ट ऑफ द ऑडिटर ऑब्लिगेशन है, हेंस जो है वो आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो जो सिचुएशंस हैं वो मैंने 7 बताई है, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। जो की पॉइंट्स टू नोट है कि आपने अदर इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, अपनी रिपोर्ट में बताना है कि वो क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि एनुअल रिपोर्ट कह देंगे आप, और लिस्टेड कंपनी जहां हो रही है, जहां नहीं है ही नहीं, देयर आर नो अदर इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, दिस इज योर ओन कॉल, क्योंकि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि अगर हेडिंग है तो नीचे लिख दो देयर आर नो अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपनीज एक्ट की सिचुएशन, अगर आप कंपनीज एक्ट से बाहर आ जाए, ठीक है, और आप दूसरे उसमें चले गए तो वहां अगर अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन ओमिट ऑल टुगेदर।
ना रखें एट ऑल, कुछ भी ना लिखे, क्योंकि फिर वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट मीट कर जाती है. बट जहां है एनुअल रिपोर्ट नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उस तरह के और पब्लिक, वहां डायरेक्टर्स रिपोर्ट लॉ के तहत है, लाजिम होगी, तो फिर आप उसको आइडेंटिफाई करते. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर फर्म, और यही मार्केट के अंदर भी प्रैक्टिस इसकी हो रही है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट लिखते हैं या एनुअल रिपोर्ट लिखते हैं. अच्छा, शुरू में बिल्कुल जब ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये वन ऑफ द लास्ट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड था ऑडिटर रिपोर्ट के हवाले से, ये शायद 4-1 महीने बाद इशू हुआ है. 720 जो है ना, ये जब 701 आया, 705, 6 सब हो गए, लेकिन 720 जो है ये शायद 3 या 4 महीने बाद आया है ये. तो जब बिल्कुल नया आया तो हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे थे, और उसमें एनुअल रिपोर्ट एज पर प्रैक्टिस आखिर वक्त तक नहीं हुई थी पूरी. तो कोई मसला नहीं है, कोई मेरे पास टीम आई कि फारूक क्या करना है, कोई मसला नहीं है, ये 7 कंडीशंस हैं, ये वाला सिचुएशन आपकी मीट हो रही है कि इन्फॉर्मेशन आपको पार्टली मिल गई है, पार्टली नहीं मिली है, तो आप ये वाली वर्डिंग कहें कि जी लिखें उसमें कि हमें इतनी मिल गई है, इसमें जो स्टैंडर्ड ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, और बाकी में अगर कुछ होगा तो फिर आप बता देंगे. तो जब वो वर्डिंग गई, मैनेजमेंट ने हाथ जोड़ दिया होगा, इफ्स एंड बट्स नहीं आ सकता, यू विल मेक श्योर दैट यू विल गेट एवरीथिंग. तो द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट हैज बीन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, ऑडिट रिपोर्ट में इफ्स एंड बट्स कोई ऊंच नीच कोई वो एक्सेप्ट नहीं करता है. तो देश से कि जी पूरी बात जो है ना वो आप कंप्लीट करें, जो चाहिए है आपकी ऑडिट रिपोर्ट तक वो हम पूरी करेंगे. ठीक है, तो ये ख्याल रख ले. इस चीज को अगर हमें, क्योंकि प्रैक्टिस है प्रोफेशन में, अकाउंट्स इनिशियल होते हैं, उसके बाद बोर्ड में जाते हैं, अप्रूव होते हैं, और फिर प्रोसेस चलता रहता है, तो हम इसको एक साइनिंग कंडीशन रखते हैं. एक साइनिंग कंडीशन होती है कि अनलेस वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द अदर इंफॉर्मेशन, तो फिर हमारे पास ये विंडो होता है कि हमने कंडीशन किया हुआ है, आप दे दे. अगर उस डेट तक आपने नहीं देंगे तो फिर हम वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे जो स्टैंडर्ड ने हमें डिस्क्राइब किया कि नेचुरली जब अदर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है और आपको कहा जा रहा है कि ओपिनियन साइन करो, व्हाई वुड यू डू दैट ना, तो आप उसको वो करेंगे. बट दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, इट कैन हैपन कि यार वो आखिर वक्त तक डेटा असेंबल कर रहे हैं और हो रहा है. तो इसलिए इसको मैं आपको एम्फसाइज और हाईलाइट कर रहा हूँ कि अपनी सिचुएशन देख लें. प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, कौन सी है. अगर रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स है तो वो तो सिर्फ साइन होनी है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर. तो आई डोंट थिंक सो कि उस सिचुएशन में आप ये कह सकेंगे कि जी मुझे अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ठीक है ना. तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हर तरीके से आपको मिल जाएगी और ये मसला नहीं आएगा. बट अगर आए तो वो आप प्लीज वहाँ की वर्डिंग जो है वो आई थिंक अभी इनएप्रोप्रिएट होगा कि मैं पूरा होगा, वो स्टैंडर्ड वर्डिंग है, देयर इज नथिंग टू नो, वहाँ से आप उसको यूज कर लें. ठीक है जी. ये उसकी सिचुएशंस मैंने आपको बताई है कि ये सारी क्या हो सकती हैं. ठीक है, 4 नीचे है और 3 ऊपर है. ठीक है, स्टैंडर्ड को जाके देख लीजिएगा, कोई ऐसी घबराने वाली या कोई वो परेशानी नहीं है, सब कुछ डिफाइंड है, लिखा हुआ है, बस आपने अपनी सिचुएशन को देखना है. बट मैंने गाइड कर दिया है कि आप लोग कोशिश करेंगे सब कुछ ले लें, जहां बिहेवियर आप लिखने जाएंगे वो यू विल गेट अ रिएक्शन. ये वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिखे हुए हैं. चलिए अब टुवर्ड्स एंड आ रहे हैं. So we have by now covered कि ये ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिटर्स को अपनी कुछ फाइंडिंग्स आ गई, उन फाइंडिंग्स को लेके हम दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर लिया कि अगर लिस्टेड कंपनी है की ऑडिट मैटर्स को एक्सप्लेन कर दिया, लिख लिया, किस तरह से करना है मैंने बता दिया. 3 उसके जार्स है, उसमें आप अपने मैटर्स को रख के सोचें, जब भी उसको देखें उसी अंदाज से देखें.
सिर्फ और सिर्फ वो मैटर्स जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं, उनको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग से तो आप स्टार्ट हो रहे हैं. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिटर टेंशन है, हायर रिस्क है, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट जजमेंट है, या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है. यहाँ वर्ड सिग्निफिकेंट है या हायर है, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जाना है. जब रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर लिखने हैं, उनको ड्राफ्ट फॉर्म में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है. द वे वी डू इट इज, हम उसको कवर लेटर में अटैच करते हैं. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इनिशियल हुई भी होती है, सो अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है. की ऑडिट मैटर के अंदर द वे यू हैव टू राइट इट, आपने ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना, मैटर को किसी पैराग्राफ से लिंक करना है और रीजन बताना है कि ये की ऑडिट मैटर क्यों है. जो प्रोसीजर्स हैं वो ऑडिट प्रोग्राम को जहन में रखते हुए बस यूं समझें कि वो वाले लिख रहे हैं. वर्ड इंक्लूडेड लिखे ताकि कोई चैलेंज ना करे. फाइंडिंग कंक्लूजन अलाउड है बट ना करे. ठीक है. चॉइस ऑफ वर्ड उसके जो लिख रहे हैं वो ऐसी रखें कि उसमें कोई ये ना लगे कि आपने किसी मैटर को पर्टिकुलरली एक्सप्रेस कर दिया है ओपिनियन. की ऑडिट मैटर कोई मैटर एम्फेसिस नहीं हो सकता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती. इस चीज़ का ख्याल रखें. की ऑडिट मैटर इज नॉट अ क्वालिफिकेशन. कोई आपने बस जिस पे ऑडिटर ने तवज्जो दी है अपने ऑडिट में, ये वो मैटर्स हैं. अब अगर आपके पास कुछ ऐसे मैटर्स हैं सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स के, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है या आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन है, आपने ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है. कॉन्सेप्ट ऑफ परवेसिवनेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ये वो रेयर एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जहां आप एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं. ठीक है. विड्रॉल का ऑप्शन टेक्निकली स्टैंडर्ड में मौजूद है स्कोप लिमिटेशन के केस के अंदर, बट प्रैक्टिकली मैंने बहुत रेयर देखा है. मॉडिफिकेशन जो है वो उसकी एक पूरी ड्राफ्टिंग जो है वो मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा आपको उसको ध्यान से प्रैक्टिस करनी होगी. इंसिडेंटली मैं अभी किसी एक जगह के ऊपर बड़ी ही टिपिकल किस्म की क्वालिफिकेशन वो आ गई. कोई 7 या 8 क्वालिफिकेशंस थी. कुछ क्वालिफिकेशंस में इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी अवेलेबल नहीं थी, कुछ डेफिनेट थी. मतलब एक क्वालिफिकेशन में जो कुछ हो सकता था वो आ गया था. तो वो मुझे भी ड्राफ्ट जहाँ से आया एंगेजमेंट लीडर से उसको करते हुए जो है ना वो नाको चने चबा दिए उसने. हर किस्म का एक ही क्वालिफिकेशन में स्कोप भी हो, लिमिटेशन, मटीरियल डिसएग्रीमेंट भी हो और बहुत सारे पिछले साल का भी मैटर हो, सारे मिलाकर जो है ना वो किया. तो ये सिचुएशंस आ सकती है. तो दिस रिक्वायर्स अ वेरी क्लोज रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड और उसको इस तरह से ध्यान से फिर इस तरह से ड्राफ्ट करे कि कोई मसला ना हो. गोइंग कंसर्न के ऊपर मटीरियल अनसर्टेनिटी है अगर, तो वो अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है तो आपने उसका एक पैराग्राफ सेपरेटली ऐड होता है, आप रेफर करते हैं. मैं गोइंग कंसर्न को बहुत डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन चूंकि अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ, तो एक प्रैक्टिकली क्लोज कॉल एक टर्म है, एक वर्ड है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आया है, क्लोज कॉल सिचुएशन. ठीक है. तो क्लोज कॉल सिचुएशन में आपको जो डिस्क्लोजर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. मटीरियल अनसर्टेनिटी है मगर मिटिगेटिंग फैक्टर्स है, तो कंक्लूसिवली मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है. ठीक है. ये आपने वर्किंग पेपर पे क्लोज नहीं करना है, इसका डिस्क्लोजर. सो क्लोज कॉल रिक्वायर्स डिस्क्लोजर. ठीक है. देन यू विल बी इन अकॉर्डेंस और आप फिर उससे निकल सकते हैं और मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ ना दे. यानी ये नहीं है कि आपने लाजिम देना है, क्लोज कॉल में आपने नहीं अगर दे रहे, लेकिन वो आपने
और वो जस्टिफाइड रीजन के साथ इसका डिस्क्लोजर हो रहा है. अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी आ जाती है. अगर इनएप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न तो फिर ऑफ कोर्स आपकी, अगर उन्होंने गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बनाए हैं देन नो अदर चॉइस बट टू मॉडिफाई. बट अगर नॉन गोइंग कंसर्न पे ही बनाए हैं और अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज किया है जैसे रियलाइजेबल वैल्यू या लिक्विडेशन बेसिस, तो फिर आपने इसको एम्फसाइज करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. मैटर एम्फेसिस मैंने बताया कि ये वो मैटर्स हैं जो कि फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है. मैंने काफ़ी इस पर जोर दिया, बताया कि इसको आपने वाइड यूजेज नहीं करना, बट ऑफ कोर्स यू कैन यूज, ये आपका राइट है. और ये क्योंकि ऑडिटर जजमेंट है तो कोई आपको क्वेश्चन डालना या ना डालना क्वेश्चन नहीं हो सकता इन दैट सेंस, अनलेस कोई स्पेसिफिक सिनेरियो स्टैंडर्ड ने दिया हो तो वो आपने मीट करना है. मैटर एम्फेसिस को हमने के बाद अदर मैटर के ऊपर बात की, और अदर मैटर के ऊपर लाउड एंड क्लियर मैंने बताया कि ये वो मैटर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है. सो अदर देन दैट, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो अदर मैटर तो नहीं हो सकता. प्रैक्टिकली अदर मैटर जो यूज हो रहा है वो पिछले ऑडिटर कोई और था, सो प्रीडिसेसर ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आप यूज करते हैं अदर मैटर पैराग्राफ को. देन हमने क्रॉसपॉन्डिंग फिगर की बात की. क्रॉसपॉन्डिंग फिगर के अंदर ये बहुत दफ़ा आई वोंट से कि मोस्टली होता है, बट होता है, इग्नोरेबल नंबर्स नहीं है. जहाँ रीस्टेट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी ऑडिटर का रोटेशन होती है आता है तो ये कई दफ़ा ये मैटर सामने आता है. तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रोटोकॉल ये है कि प्रीवियस ऑडिटर को बताना है, और प्रैक्टिकल ये है कि वो रिपोर्ट इशू दोबारा नहीं होती है तो रीस्टेट होता है. जब रीस्टेट होते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मे के साथ है कि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहे क्रॉसपॉन्डिंग फिगर के रीस्टेट हुआ है तो आप कर सकते हैं. तो वाइडली जो देखा गया है कि ये होता है और लोग लिखते हैं. ठीक हो गया. क्रॉसपॉन्डिंग फिगर के बाद हमने अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने आइडेंटिफाई किया कि अदर इंफॉर्मेशन क्या है जो कंपनी एक्ट के अंदर है. तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था कि वहाँ क्योंकि हेडिंग मौजूद है तो लिखने के कोई नहीं है, अगर नहीं है ये रेयर होगा. जहाँ आपके पास एनुअल रिपोर्ट नहीं है तो वहाँ डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो अदर इंफॉर्मेशन को कंस्टिट्यूट कर जाएगी. अदर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कंप्लीट नहीं आई डेट ऑफ साइनिंग तक, देन मैंने आपको बताया कि वो जो रिस्पेक्टिव सिचुएशन है पूरी नहीं आई, आधी नहीं आई, आ गई वो ठीक है, क्या उसकी वर्डिंग होगी वो मैंने आपको स्टैंडर्ड को रेफर कर दिया हुआ है क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट का रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन भी उसी की तरफ तवज्जो दिलाता है. वहाँ से आप वर्डिंग देख लें. अदर इंफॉर्मेशन में भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है. प्रोसेस वही है कि आपने सबको 2 स्टार विद गवर्नेंस तक जाना है, इसको करेक्ट करें, और जब वो नहीं करता तो फिर मेरा वो टर्म याद रखिएगा कि ये रिहेबिलिटेशन विंग का केस है, जो अदर इंफॉर्मेशन को करेक्ट नहीं कर रहा तो फिर मॉडिफाई करें उसको. ठीक है जी. सो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हमने हर लिहाज से मैंने उसको कवर कर लिया. जो कंटेंट ऑफ द या फॉर्मेट जो था उसमें जो आइजा से डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको उसका रैशनल और लॉजिक बता दिया. 2 पार्ट का भी बता दिया. फ्रेमवर्क ATR 17 की तरफ भी तवज्जो आपकी दिला दी हुई है. तो आई थिंक आई होप कि इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ऑडिट रिपोर्ट को इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक एनालाइज, एक डिस्कस हमने कर लिया हुआ है. नाउ लास्ट स्लाइड है और सब हो गया. ऑडिट रिपोर्ट हो गई, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने कंप्लीट कर ली, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई. अब इस डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, इस डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ आपने अपना सपोर्टिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस